हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम 2 पेजेस के कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 110 से। तो पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स, और ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो blood vessels and heart are the main component of transport system in human being। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब एक जगह को, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, यही तो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ब्लड हो गया, ब्लड ये काम करता है ब्लड वेसल्स की मदद से, और हार्ट ये होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के। द हार्ट पंप्स ब्लड एंड द ब्लड वेसल हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, एंड द ब्लड वेसल्स हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो हार्ट जो है ब्लड भेजता है और ब्लड वेसल्स की मदद से ये ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड की वजह से ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, वेस्ट सब कुछ इधर उधर बॉडी में ट्रैवल करता है। द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सेंड्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन। तो हार्ट जो ऑक्सीजन रिच, जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, ऐसा ब्लड पूरी बॉडी को भेजता है, और बॉडी से जो बिना ऑक्सीजन वाला या फिर कम ऑक्सीजन वाला जो खराब ब्लड होता है वो उसको सफाई करने के लिए या फिर ऑक्सीजन भरने के लिए भी भेज देता है लंग्स में। तो ये काम करता है हार्ट, यही होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनको अलग करने की या फिर इनको सेपरेट करने की मैमल्स में, मैमल्स होते हैं स्तनधारी जीव जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं अपने पेट में रख करके बाद में, जैसे कि ह्यूमंस में होता है, तो वो मैमल्स होते हैं। मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग क्यों रहने चाहिए। तो आंसर है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स हैव सेपरेट चैनल्स फॉर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Such an arrangement enhances the supply of oxygen in the blood, thereby maintaining the optimum body temperature at all conditions surrounding the organism। तो warm blooded animals होते हैं जैसे कि birds हो गए, mammals हो गए, उनका एक separate channel होता है, अलग अलग होते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। Such arrangement, इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होती है ना ब्लड में, वो अच्छी रहती है, बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, सराउंडिंग कंडीशन से हम लोग अच्छे से डील कर पाते हैं। ब्लड में जो है अलग अलग चेम्बर्स होते हैं ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में नहीं, हार्ट में अलग अलग चैम्बर होते हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड मिले ना, और ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी में जो है वो पूरा का पूरा पहुंच जाए और हमारी बॉडी का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रहे, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स हैव वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लाइम एज देयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जाइलम, फ्लोएम और वस्कुलर टिश्यू ये होते हैं। जाइलम फाइबर ट्रांसपोर्ट वाटर अक्रॉस द प्लांट एंड फाइलम ट्रांसलोकेट फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जाइलम फाइबर क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम की मदद से होते हैं। तो वाटर अलॉन्ग विद डिजॉल्व मिनरल्स इज एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल। दिस एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट हेयर सेल्स अकर थ्रू ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या होता है, जड़ें होती हैं, जड़ों से वाटर और मिनरल्स जो है पूरे के पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। हाउ एवर इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल अदर plant parts only through diffusion or osmosis. The plants have well defined system of conducting tubes for transport and this system is called vascular system। तो ट्रांसपोर्ट के लिए ना काफ़ी अच्छा सा जो है सिस्टम बना हुआ है, यही होता है वेस्कुलर सिस्टम, और इसकी वजह से ही प्लांट में जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं सारी की सारी चीज़ें। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टिश्यूज़, इसमें 2 टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर प्लांट्स। तो जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है सारे के सारे पार्ट्स में, और ये वेल डिफाइंड इसका जो है वस्कुलर सिस्टम होता है, वो रूट से ऑस्मोसिस की मदद से और डिफ्यूजन की मदद से जो है सारा का सारा काम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। फूड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। द फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन द लीव्स। तो फूड जो है वो लीव में प्रिपेयर होता है ग्लूकोज की फॉर्म में और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फूड ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, स्टार्च की फॉर्म में लीव्स में जम जाता है या जमा हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर अदर प्लांट सेल्स फॉर यूटिलाइजेशन। तो फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो होता है ताकि
transport of food is required for other plant cells for utilization. This is carried out by the vascular tissue phloem. This process of transport of food from leaves to all plant cells through phloem is called translocation. तो ये जो प्रोसेस होता है ना फूड के ट्रांसपोर्ट होने का लीव्स से बाकी टू ऑल प्लांट सेल थ्रू फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. तो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, स्टार्च की फॉर्म में पत्तियों में जो है स्टोर हो जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है एक जगह से दूसरी जगह वो होता है फ्लोएम की मदद से. वस्कुलर टिश्यू होता है जिसका नाम होता है फ्लोएम. तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल सेल प्लांट थ्रू फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं. पेज नंबर 102, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन. वेरी इंपॉर्टेंट, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग हम लोगों को बतानी है. तो इसका आंसर है नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज. तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है. दे प्यूरिफाई द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन. ये क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं. ईच किडनी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स इन इट. तो हर किडनी में लगभग 2 किडनी होती है ना, तो हर किडनी में 1.5 मिलियन तक नेफ्रॉन्स होते हैं. इनके मेन काम होते हैं जो फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के मेन कंपोनेंट्स पहले देख लेते हैं. तो ग्लोमेरुल्स, बोमेंस कैप्सूल, लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल. इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है इसका पूरा का पूरा. अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं. फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन. ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू रीनल आर्टरी. ब्लड जो है वो किडनी में एंटर करता है रीनल आर्टरी की मदद से. रीनल आर्टरी फर्दर ब्रांचेज इनटू स्मॉल कैपिलरीज सराउंडिंग द ग्लोमेरुल्स. तो ब्लड एंटर करता है किडनी में रीनल आर्टरी की मदद से. रीनल आर्टरी जो है फिर फर्दर जो है वो छोटी छोटी बट जाती है स्मॉलर कैपिलरीज में जो कि ग्लोमेरुल्स को क्या करती है, सराउंड करती है. वाटर एंड सॉल्यूट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू नेफ्रॉन एट द बोमेंस कैप्सूल. तो वाटर और सॉल्यूट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं नेफ्रॉन्स में, ट्रांसफर नेफ्रॉन में जाते हैं बोमेंस कैप्सूल की मदद से, मतलब बोमेंस कैप्सूल पर. सब्सटेंस जैसे कि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और सॉल्ट्स आर सेलेक्टिवली रिटेन्ड इन द प्रोमैक्सियल ट्यूब्यूल एंड अदर अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आर एक्सपेल्ड इनटू द यूरिन. तो क्या होता है, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और सॉल्ट्स वो तो बच जाते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब बाहर निकाल देते हैं. यूरिन फर्दर obtains more water at the loop of Henle. तो Henle के लूप पर और ज़्यादा पानी उसको मिलता है यूरिन को. यूरिन मूव्स इनटू द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड देन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन पहुंच जाता है. दिस कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम ऑल द नेफ्रॉन्स. तो कलेक्टिंग डक्ट में सारे के सारे नेफ्रॉन्स से आ जाता है और तब तक वहाँ पर मतलब रहता है जब तक बॉडी से बाहर रिलीज नहीं हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. तो एक्सक्रीटरी यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए प्लांट्स क्या क्या करते हैं. तो लीव्स है, सम जैसे कि सूख जाती हैं, गिर जाती हैं. सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन लीव्स विच लेटर गेट्स रिमूव्ड व्हेन लीव्स विदर्स ऑफ. तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है लीव्स में होते हैं और जब लीव विदर ऑफ होती है यानी कि लीव जब पेड़ से नीचे गिर जाती है तो फिर वो रिमूव हो जाता है ना वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट से. ट्रांसपिरेशन, एक्सेस वाटर इन प्लांट्स इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो एक्सेस वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन की मदद से, जैसे हमारे ह्यूमंस में या बाकी चीज़ों में इवेपोरेशन होता है ऐसे प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है. इवेपोरेशन पसीना जो बाहर निकलता है इवेपोरेशन की फॉर्म होती है, उड़ जाता है. ऐसे प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है. बार्क, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रेजन्स, टेनिन्स, गम्स आर स्टोर्ड इन द नॉन फंक्शनल ओल्ड जाइलम और बार्क. तो जो बार्क होते हैं ना तने पे और जो गम्स वगैरह होते हैं जैसे दूध वगैरह निकलता है, कई सारे रेजन्स निकलते हैं प्लांट्स में से, वो उनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. रूट्स, सम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एक्सक्रीटेड इनटू द सॉइल बाय रूट्स. तो रूट्स की मदद से भी काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलते हैं. वैक्यूल्स, प्लांट्स स्टोर देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स इनसाइड द वैक्यूल. तो वैक्यूल में भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्लांट्स स्टोर करते हैं. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन 3 है, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड. तो कितना यूरिन बनना चाहिए, वो कैसे रेगुलेट होता है बॉडी में. तो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन डिपेंड्स ऑन द एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी. तो यूरिन कितना एक्स्ट्रा पानी कितना है और डिजॉल्व पानी कितना है बॉडी में. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है उस पर भी डिपेंड करता है. हॉर्मोन्स सच एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH प्लेज वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस. तो यूरिन कितना प्रोड्यूस होगा ये ADH हार्मोन पर भी डिपेंड करता है. तो ये हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चन. सिंटेक्स क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए. होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा. अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. थैंक यू. वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा. आई एम शिवानी चौहान. इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशंस देखने वाले हैं. पेज नंबर 18 पर यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब. आपको 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है. वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर. एक में जो है 3 टेस्ट ट्यूब हैं तो एक टेस्ट ट्यूब में तो डिस्टिल्ड वाटर है,
ठीक है। दूसरी जो अदर टू कंटेन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन, एक में बेसिक सॉल्यूशन है और एक में क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है रिस्पेक्टिवली। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो आपको एक में डिस्टिल्ड वाटर दिया है, एक में बेसिक सॉल्यूशन दिया है और एक में एसिडिक सॉल्यूशन दिया है, और आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दिया गया है। तो टेस्ट ट्यूब में क्या है ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो देखो, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ईच सॉल्यूशंस फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब आर एडेड टू रेड लिटमस पेपर सेपरेटली। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 लिटमस पेपर लेंगे और तीनों में हम टेस्ट मतलब एक एक बूंद डालेंगे, एक पे डिस्टिल मतलब ये वाले टेस्ट ट्यूब में से एक बूंद डाल देंगे, इसमें से एक बूंद डाल देंगे, इसमें से एक बूंद डाल देंगे। द सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू इज़ अ बेसिक सोल्यूशन। तो भाई आपने अगर एक ड्रॉप डाली और जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर का था, वो रेड से ब्लू कलर का अगर हो गया, देन यूज़ दिस, फिर उसके बाद द सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू इज़ द बेसिक सोल्यूशन। तो जिस सोल्यूशन ने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया है, इसका मतलब है कि वो बेसिक सोल्यूशन है। यूज़ दिस ब्लू लिटमस पेपर टू टेस्ट द सोल्यूशन इन द अदर 2 टेस्ट ट्यूब। होशियार बन गए। फिर जो ब्लू लिटमस पेपर आपका बना है, बाकी 2 टेस्ट करिए। सॉल्यूशन विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड विल बी एसिडिक। फिर जो ब्लू लिटमस पेपर बन गया था ना, अगर फिर आपने एक बूंद डाली और फिर वो रेड कलर का हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ये बूंद जिससे पड़ी है वो वाली ट्यूब में एसिडिक सोल्यूशन है। सोल्यूशन विच डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर ब्लू और रेड लिटमस पेपर, वो क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा। फिर आपके पास देखो रेड लिटमस पेपर था, उस पर आपने बूंद डाली, वो ब्लू हो गया। अब वो जो ब्लू लिटमस पेपर हुआ है, आप बूंद डालेंगे, अगर वो रेड हो गया तो भाई ये जो बूंद थी ये एसिडिक थी। फिर अगर आपने एक बूंद डाली ब्लू लिटमस पेपर पे, फिर कलर चेंज नहीं हुआ, तो वो फिर डिस्टिल्ड वाटर की होगी। तो सिंपल इस तरीके से हम लोगों ने टेस्ट कर लिया तीनों का। नेक्स्ट पेज नंबर 22 पर है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो कर्ड, दही या फिर बाकी जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो ब्रास के या फिर कॉपर के वेसल में क्यों नहीं रखी जाती हैं। तो इसका आंसर है कर्ड एंड सोर सब्सटेंस कंटेन एसिड, इनमें एसिड होता है। दीज एसिड्स कैन रिएक्ट विद ब्रास एंड कॉपर वेसल टू फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड्स, दिस मेक्स द सब्सटेंस अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, हेंस दे आर नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो कर्ड जो है वो खट्टी होती है, उसमें एसिड होता है। तो एसिडिक चीज़ें जो होती हैं ब्रास या कॉपर के साथ रिएक्ट करती हैं और ऐसे टॉक्सिन्स बना देती हैं, ऐसी चीज़ें बना देती हैं, तो जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए हम उनको फिर नहीं खा सकते अगर वो कर्ड को या फिर एसिड्स को ब्रास या कॉपर वेसल में रख दिया जाता है। तो नेक्स्ट है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। कौन सी गैस निकलती है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। इलस्ट्रेट एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, यानी कि कौन सी गैस रिलीज होती है जब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल देना है, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। तो एसिड, ठीक है, और प्लस मेटल, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जो गैस निकलती है वो गैस निकलती है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जाम्पल है Zn प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, इट विल गिव ZnCl2 प्लस H2। दिस इक्वेशन इलस्ट्रेट हाउ जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये इक्वेशन दिखाती है। Zn जो है वो Cl के साथ जुड़ जाता है, ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, resulting in the liberation of hydrogen gas and the formation of salt zinc chloride. Burning matchstick when brought near the mouth of the test tube where H2 gas is being released makes a pop sound. This confirms the presence of hydrogen gas. अब आपको कैसे कंफर्म करोगे कि भाई हाइड्रोजन गैस ही निकली है। तो आप क्या करेंगे, एक गैस जब ये वाली रिएक्शन हुई है ना, उसके बाद एक जलती हुई जो है तिल्ली, माचिस की तिल्ली लेकर के आएंगे, ठीक है। व्हेन बॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब में ये पूरी रिएक्शन हो रही है, इसके आगे अगर आप जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर के आएंगे ना, तो एक पॉप साउंड, एकदम से झटके की धम सी आवाज़ आएगी। अगर धम सी आवाज़ आ गई तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। नेक्स्ट है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कंपाउंड ए जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ है टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस प्रोड्यूस हो रही है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, जो गैस निकलेगी ना बर्निंग कैंडल को बुझा देगी। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो एक कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है वो कैल्शियम क्लोराइड हुआ है, ये हमें पता है। दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुई है। अब फिर उससे क्या हुआ कि मोमबत्ती बुझ गई, तो क्या रिएक्शन होगी। तो मेटल कंपाउंड ए इज कैल्शियम कार्बोनेट, तो मेटल कंपाउंड ए जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। व्हेन ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस एफरवेसेंस, दिस केमिकल रिएक्शन, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट,
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होगा तो CaCl2 CO2 और H2O बनेगा। हमें दो चीज़ें बताई थी कि एक तो HCl है और जो रिएक्शन में आ रही है वो CaCl2 है, और एक चीज़ ये भी बताई थी कि ये जो रिएक्शन है इससे मोमबत्ती बुझ जाएगी और एफरवेसेंस निकलेगी। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो एफरवेसेंस भी बनती है और इस तरीके से रिएक्शन आती है, और जो गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड वो बर्निंग कैंडल को बुझा देगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बुझा देती है क्योंकि एक्सटिंग्विशर्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आग होती है उसको बुझा देती है। तो ये हो जाएगी रिएक्शन। पेज नंबर 25 पे, why do HCl, HNO3 etc. show acidic characteristics in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? तो ग्लूकोज, अल्कोहल ये एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाते हैं, जबकि HCl, HNO3 एसिडिक करेक्टर दिखाते हैं। ऐसा क्यों? तो ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं पानी में। तो HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं पानी में, और ये ग्लूकोज और अल्कोहल ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ नहीं करते। तो व्हेन HCl और HNO3 आर मिक्सड विद वाटर दे डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म H+ और H3O+ आयंस विच शो एसिडिक करेक्टर। एग्जांपल, HCl जो है वो H+ देगा और क्लोरीन भी जो है एक्वा सॉल्यूशन में देगा ये, तो H+ और उसमें वाटर में घोलोगे तो H3O। सॉल्यूशंस ऑफ कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज डज नॉट डिजॉल्व टू फॉर्म एनी सच आयंस, हेंस दे डू नॉट शो एनी एसिडिक करेक्टर। तो बाकी जो अल्कोहल ग्लूकोज हैं ये पानी में घुल करके कोई भी मतलब कंपाउंड वगैरह नहीं दे रहे हैं, H पॉजिटिव जैसा या H3O जैसा, H3O पॉजिटिव H पॉजिटिव कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये एसिडिक नहीं है। एसिडिक चीज़ें पानी में घुल के H पॉजिटिव जो है फॉर्म में आ जाती हैं, आयन की फॉर्म में। नेक्स्ट है, वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यानी कि एसिड का सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि उसमें सेम आंसर H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस होते हैं। एसिड डिजॉल्व्स इन वाटर एंड डिसोसिएट टू फॉर्म H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड थ्रू दीज मूविंग आयंस, तो इनकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अगर एसिड को आप पानी में डालेंगे तो H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? ड्राई HCl गैस जो है वो लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती? तो ड्राई HCl गैस does not dissociate into H positive ions and hence acidic property of gas is not impaired. So dry HCl gas does not change the color of the dry litmus paper. तो जो dry HCl है ना वो H positive ion रिलीज़ नहीं करती। जब H positive ion रिलीज़ होगा तभी हमें पता लगेगा कि कोई चीज़ में एसिडिक करेक्टर है या नहीं है। तो dry HCl क्योंकि कोई मतलब H positive ion रिलीज़ नहीं कर रही है, इसलिए जो लिटमस पेपर का कलर है वो भी नहीं बदल रहा। नेक्स्ट है, while diluting an acid why is it recommended that acid should be added to water and not water to acid? जब हम लोग एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो हम लोगों को रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप धीरे धीरे करके पानी में एसिड डालिए, ना कि एसिड में पानी। तो ऐसा क्यों? तो प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू एसिड इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। तो पानी अगर आप एसिड में डालेंगे तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू एसिड इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब अगर आप एसिड में पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। इफ़ नॉट डन केयरफुली द एसिड में स्प्लैश कॉजेज बर्न एंड इवन द बॉटल कंटेनर कैन ब्रेक ड्यू टू विग्रस रिएक्शन। रिएक्शन बहुत भयंकर होगी। अगर आप एसिड में पानी मिला देंगे ना तो बहुत ही भयंकर रिएक्शन होगी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी निकलेगी और वो जिस चीज़ में वो आप प्रोसेस करें वो चीज़ भी फट सकती है और कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। टू अवॉइड दिस एंड टू अलाउ द हीट इन्वॉल्व टू बी एब्जॉर्ब बाय वाटर स्लोली द एसिड इज added to water for diluting it. This significantly reduces the risk of splashing. तो उछल के कुछ नहीं आएगा। अगर आप पानी में धीरे धीरे करके एसिड डालेंगे तो एसिड का डाइल्यूशन होना, एसिड में पानी मिलना आसान हो जाएगा। आप एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं कभी भी, मतलब एसिड बाल्टी भरे हुए एसिड में आप पानी नहीं मिलाएंगे, जबकि आप पानी भरी हुई बाल्टी में धीरे धीरे करके एसिड मिलाएंगे। क्योंकि अगर आप एसिड भरी हुई बाल्टी में पानी मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा और बाल्टी फट सकती है, कुछ मतलब ऊपर उछल सकता है, एसिड बहुत नुकसान वगैरह हो सकता है। इसलिए क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए हमेशा पानी की बाल्टी में धीरे धीरे करके एसिड मिलाया जाता है। बाल्टी में मतलब टेस्ट ट्यूब वगैरह जो भी है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड? मतलब H3O पॉजिटिव आयन किस तरीके से इफेक्ट होते हैं, H3O पॉजिटिव आयन पे कैसे असर पड़ता है जब हम एसिड में पानी मिलाते हैं। तो व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूट करने का मतलब ये होता है पानी मिला देना उसमें। तो व्हेन solution of acid is diluted and the concentration of hydronium ion H3O positive
पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो जब आप पानी मिलाते हैं ना, जो है एसिड को डाइल्यूट करते हैं, उसमें वाटर ऐड करते जाते हैं, तो H3O पॉजिटिव आयन कम हो जाते हैं। ऑन एडिंग वाटर, H plus ions of the acid and hydroxyl ions of water react to form water molecule and the concentration of hydronium ion decreases। तो ये H पॉजिटिव आयन जो है ये वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं, और H3O पॉजिटिव जो आयन है इनकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है। हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH नेगेटिव, अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर बहुत ज़्यादा बेस आप मिला दोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो OH माइनस पर क्या असर पड़ेगा। व्हेन बेस इज मिक्सड विद sodium hydroxide solution, there is an increase in the number of hydroxide ion where the volume remains almost the same. This lead to increase in the concentration of OH minus ions per unit volume। तो अगर आप एसिड जो है बेस, देखिए OH नेगेटिव होता है बेस और H पॉजिटिव होता है एसिड। अगर आप OH नेगेटिव आयन है किसी चीज़ में, उसमें आप और ज़्यादा बेस मिला दोगे तो OH नेगेटिव तो बढ़ जाएंगे, है ना। अगर आप H पॉजिटिव है किसी में, उसमें एसिड मिला दोगे तो वो भी बढ़ जाएगा। H पॉजिटिव एसिड को रिप्रेजेंट करता है और OH नेगेटिव बेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बेस में और बेस मिला दोगे तो OH नेगेटिव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।